पाकिस्तान के आइन कानून के साथ जो कुछ आज कर दिया है, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है डिक्टेटरशिप, आमरियत और सख्तियों की साल दुनिया में नहीं मिलती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, स्ट्रक्चर बदल के रख दिया इन लोगों ने। आज यूएनओ की जो कन्वेंशंस हैं, कॉवेनेंट्स हैं, उनको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीसरा पिलर है। मैं कहता हूँ ये शर्मनाक बात है उन पार्लियामेंटेरियन, उन लेजिस्लेटर्स के लिए भी कि शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कानून को क्या समझ रहे हैं? इतना मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस जहाँ से आती हैं, पार्लियामेंट फिर ये करे कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत बढ़ा के 100 साल कर दे, अपने बच्चों को नॉमिनेट कर दें। वो इंतकाम अवाम से ले, अवाम से ले रहे हैं, अवाम से ले रहे हैं, वो इंतकाम जिनसे लेना उनसे इंतकाम लें। तो ये 17 जजेस भी इतना काम कर सकते हैं, और ये माजी में हुआ है। जीरो पेंडेंसी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। कौन सा जज उनके सामने खड़ा होगा जिसकी इवेल्युएशन उस कमीशन ने करनी है? आप मेरिट पे काम करें, जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली अपना काम करने दें। इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर एक ही घंटा घर है, वहाँ से ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बन के निकल रहे हैं। एक मशीन है जो ड्राफ्ट छापती जा रही है और वो पार्लियामेंट के अंदर आके वो कानून बनते जा रहे हैं। बट सब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन कानून एक तमाशा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना आइन की वक़्त है, ना कानून की वक़्त है, ना पार्लियामेंट की वक़्त है, ना किसी अदलिया की वक़्त है, ना अवाम की वक़्त है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से एक ही महवर है, एक ही मरकज़ है। वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आज तो अखीर हो गई है। आज जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर किया गया है, हुकूमती टोले की तरफ से, वज़ीर कानून की तरफ से, और उनके जो पुश्तीबान हैं, जो उनको चलाने वाले हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने जो कुछ आज पाकिस्तान की आवाम के साथ, पार्लियामेंट के साथ और पाकिस्तान के आइन कानून के साथ जो कुछ आज कर दिया है, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है डिक्टेटरशिप, आमरियत और सख्तियों की इससे ज़्यादा मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। नाम नहाद जमहूरियत के नाम पे आज कौमी असम्बली से मुख्तलिफ बिल अचानक, अच्छा ये अजीब तमाशा नया शुरू हुआ है। इससे पहले देखें, कानून बनाने का एक असूल है, कोई ज़ाब्ता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून नया बिल लेके आते हैं, उसके ऊपर आपने कोई बहस करवानी है, बहस करवाते हैं। कुछ पहले एजेंडा आप सर्कुलेट करते हैं, मेंबर्स को पता होता है कि इस पे होना है, वो तैयारी करके आते हैं, वो आर्गूमेंट्स देते हैं, उसके फॉर भी, उसके अगेंस्ट भी। ये जमहूरियत का हुस्न है। इस तरह से कवानीन बनते हैं। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो तैयारी के साथ आएँ। असल पार्लियामेंट की रूह तो यही है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो उन्हें पता हो, वो डिस्कशन करें, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ये अजीब तमाशा कुछ अरसे से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है कि रातों रात बिल कहीं से बन के आता है। इससे बदतर और क्या मिसाल हो सकती है? पिछली 26वीं आईनी तरमीम जो आई है, उसके अंदर वज़ीर कानून ये कह रहा है कि मुझे मुसव्वदे की कॉपी वसूल हो गई है। फिर कहाँ बना? यानी वज़ीर कानून को ये नहीं पता कि अमेंडमेंट्स कहाँ पर तैयार हुई हैं। उसी तरह से आज कौमी असम्बली के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, स्ट्रक्चर बदल के रख दिया इन लोगों ने आज। इससे आगे मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊँगा जो आज की हैं इन्होंने। मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात ही कर लेता हूँ। 2023 में ये खुद कानून लेके आए, और ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन्हीं के नोट के ऊपर इन्होंने एक केस के अंदर ये नोट दिया था कि चीफ जस्टिस को इतना, अकेले चीफ जस्टिस को सो मोटो का इख्तियार नहीं होना चाहिए, उसको इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो अकेला ही इख्तियार रखता है, वो अकेले को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर बाकायदा कानून लेके आए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कानूनी तौर पे ये देखा जाए, यूएनओ की जो कन्वेंशंस हैं, कॉवेनेंट्स हैं, उनको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीसरा पिलर है, इंडिपेंडेंट पिलर है। पार्लियामेंट इसको, इसके इख्तियारात को नहीं देख सकता, इसके इवन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं देख सकता। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में लेके आए, जिसकी रूह ये थी कि चीफ जस्टिस अकेला एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए, उसके साथ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो वो अकेला ही जो इख्तियार इस्तेमाल करता जा रहा है। उस कानून के तहत इन्होंने क्या किया कि जी कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट अगर आएगा, आर्टिकल 184(3) के तहत अगर आएगा,
तो उस पर अकेला चीफ जस्टिस नहीं होगा, बल्कि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो कमेटी उन पर मुश्तमिल होगी। और उस वक्त भी इन्होंने क्या किया, देखिए मैं हामी नहीं हूँ किसी उमरता बंदयाल का या जस्टिस काजी फायज ईसा का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ असूल की, ज़ाब्ते की, कि उस वक्त इन्होंने कहा कि जस्टिस उमरता बंदयाल अकेला एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक लॉ लेके आए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उसके अंदर ये पाबंद कर दिया कि 3 रुकनी कमेटी होगी, वो फैसला करेगी कि कौन सा केस किसके पास लगना है, कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होना है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, अब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए, वो एक पेज के ऊपर आ गया मौजूदा हुकूमती टोले के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। टोला ही है जी, देखें कानून के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने जो गठजोड़ किया हुआ है, वो इलेक्टेड बॉडी को कहाँ पे, किस आइन के अंदर ये लिखा है कि इलेक्टेड बॉडी आइन का हुलिया ही तब्दील कर दे और अपनी मर्जी से, देखें आइन, मैं कहता हूँ आइन को बदल दें, कानून को बदल दें, सब कुछ कर दें, लेकिन कोई ज़ाब्ता, कोई उसकी मोरालिटीज़ होनी चाहिए बदलते हुए भी, कि आपने 1 साल पहले ये कह के कानून बनाया है कि चीफ जस्टिस को अकेले को एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो कानून बन गया, अब आपको पता चला जी कि नहीं, इस वक्त तो कमेटी में जो 3 रुकनी कमेटी बनती है उसमें से 2 जजेस आपके मुखालिफ हैं, वो आपके कहे के मुताबिक वो अमल नहीं करेंगे, तो अब आप उसके अंदर रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आए। आप देखें असम्बली का इजलास इनके लिए बुलाना कोई मुश्किल है, लेकिन इतनी अर्जेंसी में इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करवाया, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया उसी कानून को, उसी रूह को बदलने के लिए कि अकेला चीफ जस्टिस एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए, उसको तब्दील करने के लिए क्या किया कि कमेटी की फॉर्मेशन बदल दी। अब कमेटी क्या बना दी ऑर्डिनेंस के तहत कि जी चीफ जस्टिस तो होगा, उसके साथ सीनियर मोस्ट जज भी होगा, लेकिन जो तीसरा जज होगा वो चीफ जस्टिस की मर्जी का होगा। अब मुझे ये बताएं कि वो कहाँ गई वो जो बात थी कि चीफ जस्टिस अकेला एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए। अब जब वो तीसरा जज अपनी मर्जी से ले लेगा तो 3 में से 2 की मेजोरिटी उसके पास आ गई, बात तो फिर वहीं की आ गई। ये कानून के साथ एक खिलवाड़ बनाकर कानून को अपनी मर्जी से रबड़ की नाक बना दिया, मोम की नाक बना दिया, जिस तरफ दिल चाहता है मोड़ देते हैं, जिस तरफ चाहता है उसको फेर देते हैं। इसमें ये जो तारड़ साहब हैं हमारे वजीर कानून, ये उनका कोई दिमाग का खलल है? देखें इस वक्त जो वजीर कानून आजम जदीद तारड़ साहब हैं, उन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कानून की धज्जियाँ किस तरह से उड़ा रहे हैं, आइन को किस तरह से तब्दील कर रहे हैं। उसको चूँकि जो ये ऑर्डिनेंस आया था उसको 120 दिन के अंदर अंदर इन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना लाजमी है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा। उसको आज पार्लियामेंट में पेश किया, उसमें भी मज़ीद आज और ऑर्डिनेंस के अलावा भी उसमें 7A-B डाल के 2-3 अमेंडमेंट्स उस पर भी कर दी हैं, मैं उस पर भी बात नहीं करता। अब आगे जो आज इन्होंने किया है, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना के अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को चलाने के लिए आज 3 एक्ट्स जो है सर्विसेज से रिलेटेड, उनमें आज अमेंडमेंट्स का बिल पार्लियामेंट ने पास किया है। मैं कहता हूँ ये शर्मनाक बात है उन पार्लियामेंटेरियन, उन लेजिस्लेटर्स के लिए भी कि शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कानून को क्या समझ रहे हैं? इतना मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस जहाँ से आती हैं। आज भट्टी साहब ये किया है कि आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट, तीनों के अंदर अमेंडमेंट्स करके तीनों के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका टेन्योर है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया, यानी अब मज़ीद 2 साल के लिए वो मुसल्लत कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट फिर ये करे कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत बढ़ा के 100 साल कर दे, अपने बच्चों को नॉमिनेट कर दें, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर दें, उनके बच्चों को नॉमिनेट कर दें, उनके बच्चों को नॉमिनेट कर दें। जमहूरियत के मुख्तलिफ मॉडल हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा मॉडल किसी जमहूरियत में नहीं चलता जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये लाना चाह रहे हैं या ले आए। पूरी दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ दुनिया की थकी से थकी जमहूरियत भी होगी, अफ्रीका के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की भी कोई जमहूरियत होगी तो वो इससे बेहतर होगी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये नाफिज कर रहे हैं। तो सर कानून को, आइन को इन्होंने मजाक बना दिया। एक दिन कानून बनाते हैं,
अगले दिन इनकी मर्जी के खिलाफ उसी कानून के तहत कोई बंदा आ जाता है, उसको तब्दील करके यकसर बदल देते हैं और नई चीज लेके आ जाते हैं। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखें, ये पीपल्स पार्टी का नारा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वो इंतकाम ले रहे हैं ना। वो इंतकाम अवाम से लें, अवाम से ले रहे हैं, अवाम से ले रहे हैं। वो इंतकाम जिनसे लेना वो उनसे इंतकाम लें। अवाम को इतना जलील ना करें, किसी के रहम करम पे अवाम को ना छोड़ें। देखें, वो 34 जज बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जज होंगे, इंसाफ अच्छा डिलीवर होगा। 60,000 पेंडेंसी है, इंतज़ार के लिए रुल गए हैं। उन्होंने जो आइनी बेंच बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हमारे जज फारग हों ताकि आम लोगों को इंसाफ दे सकें। ये सियासतदानों ने घुमाया हुआ था। तो अब पार्लिमानी जो बेंच बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बनेगा, तो कुछ आसानी होगी। वो तो अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सब बेहतर करने के लिए अगर करते तो मुझे बतौर वकील इससे ज़्यादा खुशी ना होती किसी चीज़ की, जितनी मुझे इस चीज़ से खुशी होती कि लिटिगेंट्स को, अवाम को, पब्लिक को इसका फ़ायदा होता। ये तो इसलिए बना रहे हैं कि इनकी मर्ज़ी के जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो अक्सरियत जजेस की है वो इनके साथ उस पेज पे नहीं है जिस पेज पे ये लाना चाह रहे हैं। वो उस पेज पे आने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ये किया है कि उनकी तादाद 17 से बढ़ा के, अगर ये नेक नीयति के साथ करें तो ये 17 जजेस भी इतना काम कर सकते हैं। और ये माजी में हुआ है, ज़ीरो पेंडेंसी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। इन्हीं 17 की तादाद के साथ ज़ीरो पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में आई है। लेकिन जब इनकी नीयत में फतूर है, इनकी नीयत जो है वो अपना ज़ाती एजेंडा है, तो कभी डॉक्टर साहब प्लीज़, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं कतई कलामी की मुझे माफ़ी दीजिएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जजेस जो हैं जब खुद पॉलिटिकल पार्टियों के पे रोल पे नज़र आ रहे होंगे या तस्वर ये बन रहा होगा कि ये फ़लाँ पार्टी का है, ये फ़लाँ पार्टी का है, तो जो हुक्मरान पार्टी है वो चाहेगी कि फिर अपने जजेस लेके आए। असल काम ये करने वाला है। असल काम, अगर ये मैंने बात की ना कि ये बदनीयत हैं, इस सारे के पीछे इनकी नीयत ख़राब है, इनकी बदनीयती है और इनका एजेंडा, इनके मोटिव्स कोई और हैं। इनका एजेंडा अगर सही हो, अवाम के मफाद में हो, जमहूरियत को चलाने वाला हो, तो फिर ये वाले काम ना करें, बल्कि वो ये करें कि जो पोलिटिसाइज किया जा रहा है जजेस को, तो पॉलिटिकल बेसिस पे, चैम्बर्स की बेस पे जजेस को रिक्रूट किया जा रहा है, उस पे काम करें। एंट्री लेवल जो है जजेस का सर, जो काम करने वाला है वो ये करने वाला है कि जजेस ने जो जजेस की रिक्रूटमेंट का तरीकाकार है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का, उसको तब्दील करें, उसका कोई मेरिट बनाएं, कोई क्राइटेरिया बनाएं। ये पिक एंड चूज वाली जो बात है ये ठीक नहीं है। जो अगर इनकी नीयत हो तो उस पर काम करें। ये तादाद बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। अब क्या होगा, जो अमेंडमेंट्स के बाद इसको कमीशन को जो इख्तियारात दिए गए हैं और उस कमीशन की फॉर्मेशन के अंदर आप देखें किस तरह से पॉलिटिकल लोगों को डाला गया है। अब क्या होगा, कौन सा जज उनके सामने खड़ा होगा जिसकी इवेल्युएशन उस कमीशन ने करनी है। जब वो कमीशन सियासी लोगों पर मुश्तमिल कमीशन जजेस की इवेल्युएशन करेगा, एनुअल रिपोर्ट्स उनकी तैयार करेगा और वो जजेस उनको जवाब दे होंगे, वो कौन सी हुकूमत होगी जिसके खिलाफ वो अदलिया का वो जज वो कैसा होगा, वो फैसला देगा, किस तरह से वो फैसला दे सकेगा। और होगा क्या कि अभी जो जजेस की तादाद आनी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई है। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जज होंगे डेफिनेटली। तो पहले जज पीटीआई के हैं ना, पॉलिटिकल लोग आएंगे। मुझे नहीं पता, तवाज़ुन पैदा करना चाहते हैं। ये तवाज़ुन इस तरह से, तो इसका मतलब ये नहीं, क्या मैं ये हुआ? पूछ रहा हूँ, मैंने ये नहीं इस तरह से तवाज़ुन नहीं कायम होगा। तो कैसे होगा? अमेरिका से और इंडिया से बुला लें। मेरिट, सिर्फ मेरिट क्या है? क्राइटेरिया प्रोफेशनलिज्म। हर हुकूमत अपनी मर्जी के जज। देखें, आप एक सिविल जज को लेते हैं, आप 10,000 जो लोग हैं, 5,000 लोग उसमें एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसमें से 8 लोग सिलेक्ट होते हैं। इतना सख्त क्राइटेरिया आप सिविल जज 17 ग्रेड का जो आप भर्ती करते तो हैं, उन्हीं सिविल जजेस को क्यों नहीं आगे भेज देते? उनका भी कोटा है, उनका कोटा है, कोटा लेकिन क्यों? वही वो एंट्री लेवल अगर वो है तो नहीं, वो उसमें और एस्पेक्ट्स भी हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैच्योर जजेस जिनकी प्रैक्टिस, वकला में से ऐसे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो प्रोफेशनल वकील हैं, जो मेरिट पे जो काम को समझते हैं, जो लॉ को समझते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो सिर्फ प्रोफेशन की बेस पे आगे आए हुए हैं, उनको जजेस
के तौर पे लेना चाहिए और उन पर मुश्तमिल बेंचेस बनने चाहिए। ये सिस्टम फिर ठीक होगा। अगर इस तरह पॉलिटिकल बेसिस पे ये जजेस की तादाद बढ़ाते जाएंगे और बेंचेस की फॉर्मेशन को अपनी मर्ज़ी से करते जाएंगे और एवेल्यूएशन जो जजेस की है वो पॉलिटिकल लोगों के हाथों में जाएगी, जब नॉमिनेशन चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म करेगा, तो इससे सिस्टम ठीक नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहीं नहीं रहेगी फिर। तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि जजों की तादाद 17, 18 या 34 करने की बजाय एक ही दफ़ा 804 कर दी जाए? 804 करें या 1608 करें, जजेस की तादाद कम करने या बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप मेरिट पे काम करें, जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली अपना काम करने दें। क्या करे गवर्नमेंट इसमें जो फैसिलिटेशन कर रही है जुडिशरी को चलाने के लिए, उसको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा ना करें कि एक दफ़ा सारे जजेस फारग करके तो फिर नई रिक्रूटमेंट शुरू कर दें। नहीं, ये कोई लॉ हल हो नहीं सकता है, है। ऐसे हो ये सकता। मैं एक सादा आदमी हूँ, मुझे कानून से ये कोई हल नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग सारे जजेस जो है वो उनको उठा के बाहर फेंकें और नए जजेस आएँ। तो नए जजेस फिर ये जो अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, इसके नतीजे में जो जजेस आएंगे वो इससे भी बढ़ के होंगे जो बैठे हुए हैं। इसलिए आप प्रोसीजर को ठीक करें, आप अपने प्रोसेस को ठीक करें, आप क्राइटेरिया बनाएं, मेरिट पे जजेस को लें, प्रोफेशनलिज्म की बेस पे जजेस को लें, चैम्बर्स की बेस पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन की बेस पे आप जजेस को जब तक लेते रहेंगे तब तक ये सिस्टम इसी तरह रहेगा। डॉक्टर साहब मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब इसके बाद क्या ये सेनेट में जाएगा? जी, ये कौमी असम्बली में जो बिल आए हैं आज, इसको अब चूँकि जॉइंट सेशन हो रहा है और मेरा ख्याल है आज ही शायद वो यहाँ से तो कौमी असम्बली से ये बिल पास हो गए, इसके बाद सेनेट से पास हो जाएंगे। तो सेनेट में तो पास होने के इम्कान ज़रा कम होंगे क्योंकि वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हो जाएंगे। इस मौलाना फजल रहमान ने साथ तो नहीं दिया गवर्नमेंट का? नहीं, देखें अमेंडमेंट्स तो हो गई हैं, अमेंडमेंट्स में तो वो आए हैं साथ और मेरा ख्याल है कि वो साथ ही होंगे अभी। देखें ये 804 को रोकने के लिए इनके दिन में को 804 को रोकने का होगा। मैं तो बात कर रहा हूँ आइन और कानून की। आप किसी एक पॉलिटिकल बंदे के खिलाफ, वो सही है वो गलत है, मैं उस पर बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ आइन की, कानून की। आप किसी एक बंदे को रोकने के लिए या किसी दूसरे टोले को लेके आने के लिए या एम्पावर करने के लिए आप कानून के साथ, आप आइन के साथ तो मजाक ना करें। आपने तो मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर एक ही घंटा घर है, वहाँ से ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बन के निकल रहे हैं। एक मशीन है जो ड्राफ्ट छापती जा रही है और वो पार्लियामेंट के अंदर आके वो कानून बनते जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है तारड़ साहब को घंटा घर कह रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वहाँ से कुछ चीज़ें बन के आ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तारड़ साहब की तो आप फाइनल बताएं, आपका इस पे कंसेंट क्या है, फाइनल क्या हो? अब तो पार्लियामेंट की आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे सर? देखिए पार्लियामेंट के साथ मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट खुद इस वक्त मजाक है। पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ, लेजिस्लेटर्स के साथ वो जो 63A में अमेंडमेंट करके जो कुछ किया है, शर्म से डूब मरना चाहिए। सर इतने सख्त अल्फाज ना बोलें सर। अब शर्म मेरे पास तो अगर इससे अगर थोड़ा सख्त अल्फाज बोलने की आप इजाज़त दें तो मैं शायद इस वक्त गालियां देने को दिल कर रहा है। इसको रोस्टरम समझें, आपने इसको मोची ज़्यादा नहीं समझना, इसको रोस्टरम समझें। आप दलील से बात कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। मैं इन पार्लियामेंटेरियन से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखें आपसे जवाब तलबी होनी है, आखिरत में भी होनी है, आखिरत में भी होनी है, दुनिया में भी होनी है। माजी आपके सामने है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस का माजी आपके सामने है। ये जवाब तलबी आपसे आज नहीं तो कल किसी ना किसी सूरत में ये जवाब तलबी आपसे होनी है। तो आप आइन के साथ जो कुछ कर रहे हैं, कानून के साथ जो कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी ज़मीर की आवाज़ पे भी बात करें। वो हाफिज नईम रहमान साहब कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। डेफिनेटली देखें जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो आप नहीं कह सकते। तो क्या इलेक्शन होने चाहिए दोबारा? ये तो मैं अब इस पे, ये चूँकि पॉलिटिकल इशू है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। मैं तो बात कर रहा हूँ आइन और कानून की। जो कुछ आज कौमी असम्बली में इन्होंने कर दिया है आइन के साथ और कानून के साथ, इससे बड़ा मजाक शायद किसी जमहूरी हिस्ट्री में ना आया हो। जिस तरह से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने ये जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट करके इनके जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको 5 साल की मुद्दत बढ़ा दी है उनकी। तो इससे बड़ी ज़्यादती
पाकिस्तान के आइन के साथ हो नहीं सकती। ये कोई महज इत्तेफाक है कि 4 नवंबर को ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ है इस तरह की चीज़ों का? इस वक्त देखें बट साहब, पाकिस्तान के ये ओवरऑल आप साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में देखें, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे इंडिया को निकाल के बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जो गवर्नमेंट सूट करती है वो आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट सूट करती है, जिसमें कहीं ना कहीं फ्रंट पे या बैक पे आर्मी खड़ी हो, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है इस वजह से कि वो अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस उनसे करवा सकते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पूरी पार्लियामेंट से बात करें और पार्लियामेंट के अंदर सारी चीज़ें, वो एक बंदे से बात करते हैं और उनके कहने के ऊपर अमल हो जाता है। ये म्यांमार और इस तरह के और कई मुल्क हैं जहाँ पे, जैसे नॉर्थ कोरिया, उसमें तो वहाँ इस तरह पावर के साथ, यानी पावर कॉरिडोर्स में से निकल के आपको लगता है कि पावर के साथ ही सब कुछ है, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान ना? पाकिस्तान को भी मजबूत होने दें। पाकिस्तान देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, जब तक जमहूरी, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पे हालात पाकिस्तान जैसे होंगे। जब तक जमहूरी कुव्वतें, वो जमहूरी हुकूमतें लूली हों, लंगड़ी हों, वो इंडिपेंडेंटली जब तक नहीं चलेंगी, वो सिस्टम रिफाइन नहीं होगा, वो कारोबार हुकूमत और कारोबार अवाम आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक इन लूली लंगड़ी हुकूमतों को इंडिपेंडेंटली चलने नहीं दिया जाता। तो ये आज जो पाकिस्तान में इस वक्त, डॉक्टर साहब मैं आपसे कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, वो लूली लंगड़ी नहीं है क्या? बट साहब, आप इस मौजूदा इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को आप जमहूरी हुकूमत कह सकते हैं? कैसे इलिजिटिमेट? इलिजिटिमेट है, दी फार्म 47 पे बनी हुई गवर्नमेंट है। किसी अवाम के वोटों से नहीं आए। अवाम के वोटों से आए होते तो फिर एक अशारे के ऊपर इस तरह से रोज़ अमेंडमेंट्स और रोज़ नए नए कवानीन ना आते। जिन्होंने बनाया है उनके कहने पे कानून बदल रहे हैं, आइन बदल रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने है। सर, आप बिला वजह इशारे कहीं और कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये है कि ये जो लंगड़ी लूली हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, इसको चलने दें, इस तरह के तजर्बात करने। चल तो रही है, मैं कौन सा इसके ऊपर बंद बांध रहा हूँ, ये चल रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इस तरह कंट्रोल्ड हुकूमतें, आर्मी बैक्ड हुकूमतें चलेंगी तो मुल्क तरक्की नहीं करते, मुल्क पीछे जाते हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ते। मुल्क आगे उसी वक्त बढ़ेंगे जब हुकूमतों को इंडिपेंडेंटली चलने दिया जाए, वो कमज़ोर हों, वो अपने फ़ैसले करें। जब तक वो अपने फ़ैसले हुकूमतें खुद नहीं करेंगी अवाम की मर्ज़ी के साथ, तब तक सिस्टम नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान में तो इसी तरह चल रहा है। ये जो कायद है अडियाला वाला, उसको भी इन्हीं लोगों ने आगे प्लांट किया। बिल्कुल, इमरान खान को भी यही लोग लेके आए और इन्हीं लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंका। अब वो किसी यही लोग लाए थे। नवाज शरीफ को पहले उठा के फेंका, मुझे क्यों निकाला, फिर उसके बाद उसको वापस लेके आए, और अब फिर आगे क्या होता है। ये सर, ये सांप सीढ़ी का खेल है और हम तो सिर्फ तमाशाई हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि वकला जो है कोई मूवमेंट लेकर आए या कोई ऐसी कुछ सिचुएशन बने कि जिसमें गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सके? मैं बतौर वकील आपको कह रहा हूँ कि वकला के अंदर जो बेदारी हो रही है, ये आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये मूवमेंट बनेगी। और पाकिस्तान के अंदर एक ही तबका है, आप तनकीद करें, बुरे लोग भी होंगे, बुराइयां भी होंगी, गलत काम भी होंगे, एक तबका वकला कम्युनिटी है जो इस सारे बुराइयों के आगे बंद बांध सकती है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये आने वाले मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि वकला एक बहुत बड़ी तहरीक चला के ये सारा जो कुछ हुआ है उसको अंडू कर देंगे। सर, वकला ने जो तहरीकें चलाई हैं वो बिल आखिर इफ्तिखार चौधरी की जेब में गई। देखें, किसी फ़र्द ने उससे अगर कुछ ज़ाती फ़ायदा उठाया है तो वो अपनी जगह, लेकिन वकला की जो तहरीक 2007 वाली चली, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपकी आवाम को ज़ुबान उस तहरीक के बाद मिली थी। उस तहरीक के बाद कोई आम आदमी इस काबिल हुआ था कि वो देख सके, वो सोच सके कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर क्या हो रहा है।
किस कौन से 4 नंबर दरवाजे और 5 नंबर दरवाजे से किस तरह से लोग निकलते हैं, ये सारा उस 2007 की वकला तहरीक का नतीजा है। आज 4 नवंबर को जो पार्लियामेंट के अंदर जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर शब खून मारा गया है, जिस तरह से धड़ाधड़ बिल ला के अमेंडमेंट्स करवाई गई हैं कानून के अंदर, इससे ज़्यादा बदतरीन जमहूरियत की मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में, जो कुछ आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कर दिया गया है।